अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सरजवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं लाया हूँ। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ गवर्नमेंट दिल्ली कॉलेज के फर्स्ट ईयर मैथ्स का प्रीलियम पेपर 2025 अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। अपने साथ काइंडली हाइलाइटर बुक मैथ्स की रख लें ताकि आपको समझ के करने में मजा आए, पढ़ने में अच्छा लगे। वरना तो कुछ स्टूडेंट रट लेते हैं एमसीक्यूज को। समझा के मैं थोड़ा करूंगा एमसीक्यू, उसके बाद सेक्शन बी और सी का जो है वो जायजा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं और हम इसको प्रैक्टिस में अपनी शामिल कर सकते हैं या क्या पोजीशन है। सेक्शन ए जो है ये एमसीक्यूज के लिए 20 मार्क्स की एमसीक्यूज होंगी, सबको पता चल चुका है। और पेपर के एंड में ओएमआर शीट पर मिलेगा आपको ये एंड ऑफ पेपर आखिर में 20 मिनट के लिए। 20 मिनट नजर आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसकी पहली एमसीक्यूज है। वो कह रहा है कि आयोटा 51, आयोटा 52, आयोटा 53, आयोटा 54 की होल पावर 5 का सम जो है वो क्या होगा। पहले ही बता दूं, दिल्ली वालों ने एमसीक्यूज प्रैक्टिस के तौर पे बहुत अच्छा पेपर बनाया इस सेंस में कि उन्होंने एक्सरसाइज की वर्ड टू वर्ड एमसीक्यूज नहीं दी हैं। तो जरा समझाऊंगा, उसको गौर कीजिएगा। आयोटा को डील करने का तरीका होता है कि आयोटा को कभी भी आप यूज ना करें, आयोटा स्क्वायर को यूज करें -1, क्योंकि ओरिजिनल आयोटा होता है -1, लेकिन ये कभी यूज मत कीजिएगा, हमेशा ये यूज करें। और जब भी आयोटा की बड़ी पावर होगी उसको हम स्प्लिट करेंगे। जैसे आयोटा 51 है, इसका मतलब हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 25, 2 का टेबल बसाना चाहिए तो एक आयोटा बचा। इसी तरह आयोटा 52 या आयोटा स्क्वायर की पावर 26 हो गया, तो इसका नहीं -1 की पावर 26 हो गया और ये 1 हो गया, क्योंकि कभी भी नेगेटिव बेस पे इवन पावर हो यानी 2 4 6 वाली, तो इसका जवाब प्लस हो जाता है। यहाँ 1 है तो 1 का माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 4 6 बार अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें। ऑड अगर पावर यानी 1 3 5 7, तो इसका जवाब माइनस हो जाएगा। सही है। तो अब यहाँ पे अगर गौर करें तो ये -1 के ऊपर 25 टाइम्स आ रहा है, तो एक माइनस बचेगा ऑड पावर का और आयोटा। ठीक है। इस अब आयोटा 53 पे आ जाए, खेलने वाली बात बन गई, तो ये हो जाएगा एक आयोटा बच के। लेकिन अब यहाँ पे माइनस के ऊपर 26 ऊपर हम देख चुके हैं +1, तो इसका अंदर यहाँ पे एक आयोटा बचेगा और आखिरी आ गया आयोटा 54। इसका मतलब है माइनस, बल्कि पहले हम तरीके से अगर कर रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर के ऊपर हो गया 27, यानी -1 के ऊपर 27 यानी -1। तो अब ये सवाल बन गया जल्दी से, माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा और -1 की पावर 5, तो ये भी कट गया 1 1, और ये आयोटा था, ये भी कैंसिल, तो ये 0 की पावर 5 आ गया यानी 0। समझे कुछ कहानी? लेकिन रटिएगा नहीं भाई, समझ के, क्योंकि आयोटा की गेम बनेगी पावर के साथ और पावर बनेगी आयोटा स्क्वायर के ध्यान से। अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। अगली एमसीक्यूज भी जो है चैप्टर नंबर 2 की ही है। चैप्टर 1 की कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें जो है वो कह रहा है x+3 आयोटा का मॉडुलस, x+3 आयोटा का मॉडुलस 5 के बराबर है। सही है जनाब। तो वो कह रहा है कि अब x की वैल्यू बताओ। तो मॉडुलस का मतलब तो आप लोगों को पता है, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, 3 का 9 हो गया और राइट पे 5 दिया हुआ है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी जल्दी से, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16। तो x क्या आ गया +-4, क्योंकि रूट ले लिया। अब ये भी रटिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्क करें अभी माइनस का 16 बच जाता है। एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, अगर अभी यहाँ पे 25 आया तो 9 माइनस किया तो 16 प्लस का आया। ठीक है, प्लस का नहीं गया, ऐसे पॉजिटिव आ गया। लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट करें, तसव्वुर करें ऐसा आ जाता, एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहा हूँ, ये x प्लस माइनस रूट में -16 चला जाता, तो +-4 आयोटा आ जाता। जरा सवाल को समझ के करेंगे तो फायदा, वरना
रटने में गड़बड़ हो सकती है। तो इस वाले का +-4 यानी फर्स्ट ऑप्शन आ गया। सही है जनाब। तीसरी एमसीक्यूज आ गई चैप्टर नंबर 2 की, यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, स्टूडेंट्स का पसंदीदा चैप्टर। अपर ट्राइंगुलर, डू यू रिमेम्बर अपर ट्राइंगुलर? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके ये नीचे के 3 एलिमेंट डायगोनल के नीचे, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके नीचे के एलिमेंट 0 होते हैं, उसको कहते हैं अपर ट्राइंगुलर। ये उसने दिया हुआ है 5 2 1 G-3 -1 4 F+1 2 -H और 7, और कह रहा है कि ये अपर ट्राइंगुलर है। सही है। लोअर ट्राइंगुलर की एक होती है। अब इसका मतलब है कि ये जो है ना एलिमेंट, इस डायगोनल, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे वाले ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये 0 हो, तब ये अपर ट्राइंगुलर है, और लोअर होती तो ऊपर वाले 0 हो जाते हैं, साइड पे लिखना है। अब वो कह रहा है कि जी एफ और एच जो इसमें नजर आ रहा है उसकी वैल्यू, तो ये तो बच्चा सवाल हो गया, क्योंकि बस डेफिनेशन पता हो कि अपर ट्राइंगुलर कहते किसमें, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट यानी ट्राइंगुलर एलिमेंट्स तीनों 0। इसको 0 लिया तो G3 आ गया, जबानी कर सकते हैं। इसको लेंगे तो F-1 आ जाएगा, इसको लेंगे तो H2 आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढे जिसमें 3 -1 और 2 हो, GFH। F-1 इसमें है, ठीक है, और G3 इसमें है, और H, इसका मतलब है थर्ड ऑप्शन आ गया। मजेदार एमसीक्यूज थी, लेकिन इसको समझ के कीजिएगा, बल्कि अभी तक तीनों ही समझने की है, कोई भी याद करने वाली नहीं है। उसके बाद चौथी जो है आसान है, क्योंकि ये एमसीक्यूज वो है जिसको हम कहते हैं थ्योरी। हर्मिशियन याद हो अगर आप लोगों को, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन होती है। अच्छा, डेफिनेशन तो याद करने इसकी एक एमसीक्यू जरूर आनी है। हर्मिशियन हो गई, नील पोटेंट हो गई, आइडम पोटेंट हो गई, इन्वॉल्यूटरी हो गई, इसकी लिस्ट पूरी एक जगह पे बुक के अंदर है। पेज नंबर बता दूं क्या? जो स्टूडेंट पढ़ने वाले उनको तो पहले ही से पता होगा, लेकिन सर जब बात मदद अगर कर दें कि किस पेज पे ये सारी डेफिनेशन है, पेज नंबर 30 से लेकर 33 तक ये आपको मिल जाएगी सारी डेफिनेशन। पेज नंबर 30 से 33 पर ये डेफिनेशन है सारी की सारी, एक जगह मैंने आपको करवा दी, ठीक है। अब हर्मिशियन वो होती है जिसके कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर होती है, और इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होना जरूरी है। अब इसने देखा गेम खेली है दिल्ली वाले ने, इज इक्वल टू ओरिजिनल आइडेंटिटी ये है, ट्रांसपोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स है। अब वो देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये देखना होगा कि ये इज इक्वल टू के लेफ्ट पे ला रहे हो, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पेपर इस लिहाज से अच्छा है सेक्शन ए का, कि प्रैक्टिस और दिमाग खोलने के लिए काम अच्छा करा रहे हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स, आसान एक चैप्टर। वो कह रहा है अगर ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 10 हो और बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 2 हो और ए डॉट बी जो है वो 0 हो, तो ऐसे में बताएं ए क्रॉस बी क्या होगा। अब आपको बस ये पता हो कि ए डॉट बी 0 कब होता है, जल्दी से बताएं। ए डॉट बी 0 उसी वक्त होगा जब एंगल 90 डिग्री यानी वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर हो, ऑर्थोगोनल हो। सही है, ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। सर ये आपको कैसे पता? वाह भाई, मुझे जादू से नहीं पता, पढ़ के पता है बेटा, आप भी पढ़ो। ए बी कॉस थीटा, अब खुद बताओ कि ए डॉट बी 0 चाहिए, बताइए कब आएगा 0? जब ये 0। अब ये 0 कब आएगा? जब थीटा 90 हो। क्यों? क्योंकि कॉस 90 ही है जो 0 होता है। अब ये इससे मुझे हिंट मिल गई, तो ये सवाल मैं निकाल लूंगा आधे मिनट में। अब ए क्रॉस बी के फॉर्मूले में आता है साइन थीटा। ओके, ए क्रॉस बी ये हो गया इज कॉस इक्वल टू ए 90 बी 0। साइन थीटा। तो इस तरह बचा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सही है। अब साइन 90 जो है वो 1 होता है, ए और बी आपको गिवन है। सही है। ए और बी गिवन जो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, उससे आपका ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी 20, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो भी चैप्टर नंबर 3 की ही है, वेक्टर्स की। ये एक आइडेंटिटी है
और 3.6 में एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती थी। पेज नंबर बता रहा हूँ, इस पेज नंबर पे आप पहुँच जाएंगे, पेज नंबर 117 पे ये आपको मिल जाएगी आइडेंटिटी। ये थ्योरी है, लेकिन बता देता हूँ इसकी ट्रिक क्या है। इसमें रोटेट करना होता है। जैसे देखें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABC, तो देखें ए फिर बी फिर सी, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब अगर गौर करें तो सिर्फ लास्ट ऑप्शन ऐसा बन रहा है जिसमें रोटेट हो रहा है ये, यानी ए बी और सी। सेकंड और थर्ड जो है वो तो बिल्कुल ही गलत, सेकंड और फर्स्ट गलत है, इसलिए कि यानी 50-50 बच गया सेकंड और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में या तो सारे डॉट हैं या सारे क्रॉस हैं, एक साथ सारे डॉट क्रॉस नहीं हो सकते। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। तो रोटेट करके वो बदल भी सकते हैं, जैसे ए बी के बजाय बी सी पहले लिख देता। अगली एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 4 की है। काफ़ी स्टूडेंट को बुरा लगा था ये। ए एन यानी लास्ट टर्म और ए एन -1 यानी सेकेंड लास्ट टर्म। आप जो है ये सीरियल नंबर, मैं रोमन इसलिए लगा रहा हूँ कि आमतौर पे बोर्ड एग्ज़ाम में रोमन सीरियल नंबर होते हैं, इसलिए जो है रोमन सीरियल नंबर मैं चला रहा हूँ, वरना बोर्ड में जो लगा होगा आप वही लगाइएगा। अब ए एन और ए एन -1 यानी लास्ट टर्म में से सेकेंड लास्ट टर्म माइनस कर दें, तो अब अगर आप गौर करें तो ये होता है कॉमन डिफरेंस कहलाता है ये दोनों का, क्योंकि सेकेंड लास्ट टर्म को माइनस करना होता है, यानी अगले से मैं पिछले टर्म को माइनस कर देता हूँ, कॉमन डिफरेंस आ जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब उसने आगे दिया हुआ है n+1, इसका मतलब ये है कि ये कॉमन डिफरेंस उसने दिया हुआ है n+1। ठीक है, इससे अब ये भी पता चल रहा है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो n से एक ज़्यादा है, यानी आगे है। अब उसने जो वैल्यूज़ दी हैं उस पर आप गौर करें, उसने जो है वो 4 टर्म को 14 दिया हुआ है और फिफ्थ टर्म A5 पूछ रहा है, A5 का मतलब फिफ्थ टर्म पूछ रहा है। अब इसमें ये समझने का है कि अगर डी एन से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो फिफ्थ टर्म होगी वो फोर्थ से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर। तो अब सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन पकड़ें जिसके अंदर 14 से बड़ा ऑप्शन हो, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है जिसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो और जो टर्म अगली पिछले से बड़ी हो, प्रीसीडिंग टर्म बड़ी हो, वरना एक डिक्रीजिंग भी होती है, वो डी नेगेटिव होगा। तो इसमें आप देखें तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 छोटे हैं और एक बराबर है। बराबर तो हो ही नहीं सकती कोई ए पी की टर्म सवाए 1-1-1 वाले केस के, तो एक ही बचा ऑप्शन 20। वरना अगर ये पूरा सॉल्व करेंगे तो उसमें पूरा टाइम लगेगा, ये चैप्टर 4 के तरीके से होगा मतलब। तो इसका शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, ये एप्टीट्यूड में भी काम आ जाएगा। अगली एमसीक्यूज़ जो है ये गौर करें, ये भी चैप्टर नंबर 4 की है और मिक्सचर है। इसमें 2-3 चीज़ों को मिक्स कर रहा है, यानी यूँ समझ लें ये 4.9 का सवाल है। एरिथमेटिक मीन भी दे रहा है वो, जो हार्मोनिक मीन भी दे रहा है और ज्योमेट्रिक मीन पूछ रहा है। अब इसको क्या करें, इसमें गेम खेलनी पड़ेगी हमें रिलेशन की, इसमें रिलेशन की गेम खेलनी पड़ेगी। अब रिलेशन की गेम क्या होती है बेटा, यानी अब आपको एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला आता हो। एरिथमेटिक मीन क्या होती थी, सम डिवाइडेड बाई 2। तो अब जैसे उसने इस सवाल में एरिथमेटिक मीन दी हुई है, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक क्या होती थी, ट्वाइस ऑफ, और एरिथमेटिक होती थी सम ऑफ। इसमें आप रख के एक तरह की कंडीशन या इक्वेशन बना लेंगे और दोनों को आपस में रिलेट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ज्योमेट्रिक आ जाएगा। अब देखें a+b को 2 से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक इक्वेशन सी आ गई a+b=12। इसको अब संभाल के रखें। दूसरी हार्मोनिक है, उसका फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। ये गिवन है 3 के, तो अब आप अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें जो हमने ऊपर निकाली है a+b की जगह, तो ये आपके सामने आ जाएगा 2ab अपॉन, नज़र आ रहे हैं ना भाई, 2ab/12। 2 से कितना आया था 24, कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 36। ठीक है, अब अगर गौर करें तो ये 36 जो आया ए बी के बराबर आ गया। अब आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए, तो सिंपल बन गया, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन रूट में होती है उसने, लेकिन सवाल में लिखा है पॉजिटिव, सिर्फ हमें पॉजिटिव इसमें से चाहिए, तो सिर्फ पॉजिटिव वाला आ जाएगा 36 का 6। वरना अगर शर्त ना होती तो +-6 हम ढूंढते, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे है नहीं क्योंकि सारे उसने पॉजिटिव ही दिए हैं आंसर। क्योंकि अगर नेगेटिव भी होता तो समझदार स्टूडेंट फ़ौरन उसको इग्नोर कर देता।
आगे वाली एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 5 की है, मिसलेनियस सीरीज़। ये भी एक अच्छा सा चैप्टर था, अजीब सा भी था। ये एक्सरसाइज की एमसीक्यूज को थोड़ा सा इसने ट्विस्ट किया। एक्सरसाइज वाले में जो है उसने 2 से लेकर 20 तक का पूछा, यहाँ उसने 4 से 20 तक का पूछ लिया। इसको कहते हैं इंक्रीमेंट लगाना, सम करना। सिग्मा का निशान होता है सम, और एन पे ज़ीरो लिखा हुआ है। अब एन पे ज़ीरो का मतलब, एन पे ज़ीरो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 1। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा गिनतियों का इंक्रीमेंट चलाओ, आप बच्चों की तरह उंगली पे गिन लो 4 से लेकर 20 तक। इसको यूँ समझ लो कि 4 से 20 तक काउंटिंग करनी है सिंपली। अब इसका तरीका ये है कि 1 2 3 बस हटा दो, क्योंकि 1 2 3 नहीं है इसमें। तो आसान यूँ समझ लेंगे 20 में से 3 माइनस हम कर देंगे, तो कितने बच जाएंगे भाई? 17। इसका मतलब इसका ऑप्शन 17 होना चाहिए, लेकिन इसको रटिएगा नहीं। अब वो जो 5 से 20 तक पूछ ले, 10 से 25 तक पूछ ले, तो आप काउंटर कीजिएगा सिंपली, फिंगर टिप्स पे आपको पता चल जाएगा। सही है, तो ये काउंटिंग से आ जाएगी, तो ये याद करने वाली नहीं थी, समझने वाली थी। उसके बाद जो है मज़ेदार और मुश्किल चैप्टर, चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसकी 2 एमसीक्यूज आएंगी, चैप्टर 5 की एक आएगी। ये भी काउंट कर लें तरतीब में कि किस चैप्टर की कितनी चल रही है। और ये भी ध्यान रहे कि ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम में दिल्ली वाले जिन्होंने दिया है कि तरतीब में चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ हों, ये ज़रूरी नहीं है। तरतीब में होना ज़रूरी नहीं है, यानी शफ़ल कर सकता है वो कि किसी चैप्टर की किसी पोजीशन पर भी एमसीक्यू हो। बस ये ध्यान रखें इसमें कि कितनी कितनी किस चैप्टर में से आ रही हैं। चैप्टर नंबर 6 का ये उसने कॉम्बिनेशन में से दिया है। अब ये पूरा एक सवाल है, अगर आपने 6 चैप्टर पढ़ाओ। इस तरह के क्वेश्चन की शॉर्ट हैंड टेक्निक ये होती है कि आप इसको रिवर्स करके करो। फॉरवर्ड करके करोगे ये बहुत लंबा 5-6 मिनट का सवाल है। रिवर्स का मतलब ये कि कॉम्बिनेशन का आपको फार्मूला आता है, तो जो आंसर दिए हैं ना उसको हम पुट कर देंगे उस एन की जगह, जिससे ये वेरीफाई हो जाएगा, वो वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है 18, चार जो ऑप्शन है ना इसको हम बारी बारी रख देंगे। अब जैसे पहला ऑप्शन जो है 18 है, अब कॉम्बिनेशन का बस फार्मूला लिखें और उसमें एन की जगह 18 पुट कर दें। कॉम्बिनेशन का फार्मूला याद करें, क्या होता था बेटा? यानी अब ये हो गया 18 6 और 18 12। ठीक है, अब फार्मूला इसका होता था एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का है, सही है। अब इसमें यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो आर है, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो, यानी सुपर स्क्रिप्ट जो कंधे पे लिखा हुआ है एन है, और नीचे वाला जो है वो आर है। आर छोटा होता है हमेशा। अब इसको पुट करें, आपके सामने मंजर आ जाएगा कि क्या होने जा रहा है। एन दोनों में हो गया 18 18, नीचे आर बस बदल रहा है, एक में 6 है एक में 12 है। और एन माइनस आर किया तो एक में 18 माइनस 6 से 12 आ जाएगा, एक में 18 माइनस 12 से 6 आ जाएगा, तो सेम सेम आ गया। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया पहले ही ऑप्शन से। अब इसका ये मतलब है कि पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें 18 से ना आता तो हम दूसरा जल्दी से इसी अंदाज में रखते हैं, और फिर जिससे वेरीफाई हो गया वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं ना भाई? तो ये देखें एमसीक्यू समझ के कर रहे हैं तो मज़ेदार लग रही है और टाइम गुजर रहा है। उसके बाद वाली एमसीक्यूज प्रोबेबिलिटी की है 6.4 प्रोबेबिलिटी। और ये वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें एक कॉइन का जिक्र भी है और एक डाइस का भी जिक्र है, यानी ये और वाली प्रोबेबिलिटी जो होती है कि जिसमें एक ही वक्त में दो इवेंट हों, डिस्टिंक्ट इवेंट, वो हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक प्रोबेबिलिटी चाहिए हेड की कॉइन में से, और एक प्रोबेबिलिटी 3 की चाहिए डाइस में से। लूडो खेला उसमें छक्का होता है, अब उसमें मल्टीप्लाई करना होगा दोनों आउटकम्स के रिजल्ट को। 1/2 क्यों? क्योंकि एक हेड एक टेल था, तो उसमें से हेड आ गया। और 3/6, क्योंकि सैम्पल स्पेस 6 बनेगा डाइस का, तो 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस होते हैं, उसमें से हमें 3 चाहिए, तो ये 1/6 हो गया। और हेड टेल में से हेड चाहिए तो 1/2 हो गया। इसको करें सिंप्लीफाई तो ये 6 2 12 आ जाएगा। तो ये 1/12 का ऑप्शन जल्दी से ढूंढ लें। तो ये मज़ेदार एमसीक्यूज थी, क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट इवेंट हैं। डाइस के ऊपर हेड टेन ले आ सकता और कॉइन के ऊपर 1 2 3 6। अगली एमसीक्यूज जो है चैप्टर नंबर 7 की है, मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर जो है वो कोफिशिएंट पूछ रहा है। कोफिशिएंट
इसमें आपको पहले ये पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे तय होती थी। अब जैसे यहाँ पे पावर में 9 है तो इसका मतलब 9+1 एक टर्म ज़्यादा होती है, यानी 10 टर्म्स का ये सवाल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब अगर 10 टर्म्स का क्वेश्चन है तो इसका मतलब लास्ट टर्म जो है वो उसकी nth टर्म हो गई, तो कोफिशिएंट उसी का हमें चाहिए। तो अब लास्ट टर्म क्या होगी, जो ब्रैकेट में बी लिखा है, यानी ए बी होता था ना फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का, यानी ए की पावर एन होता था और आखिरी टर्म जो आती थी उसमें बी की पावर एन होता था। तो अब ये 3 का तो हमें मतलब नहीं, क्योंकि ए हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी। हमें सिर्फ मतलब है इस -x⁻⁹ से। तो अब जो इवन ऑड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आज ही की पहली एमसीक्यूज़ में, उससे आप जो थ्रू करें इसको। तो अब -1x है तो -1 की पावर कितनी दफ़ा चाहिए भाई, 9 टाइम्स। तो इसका अंदर -1 इसका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि माइनस को अगर 9 दफ़ा करेंगे यानी ऑड टाइम्स करेंगे तो जवाब नेगेटिव आता है। समझ में आ रहे हैं बेटा, देखें समझ गए। लेकिन अभी यहीं पे वो -x को -2x कर दे, 3x कर दे, तो आपको उसकी पावर के साथ फिर निकालना पड़ेगा 2 की 3 की, और फिर ऑप्शन जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग की एमसीक्यूज़ बन रही हैं सारी, तो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद फिर अगली एमसीक्यूज़ भी जो है चैप्टर नंबर 7 की है, बाइनोमियल थ्योरम। ये रिडक्शन कहलाएगी, यानी हमने ऊपर वाले में खोलना सीखा, इसमें अब बंद करना सीखें। ऊपर वाली एमसीक्यूज़ में एक्सपेंशन थी, इसमें रिडक्शन है। अब कैसे तय करें भाई कि ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फार्मूला क्लोजिंग का। इसकी टेक्निक ये होती है कि ये जो 1+nx n-1/2 एक फार्मूला होता था बाइनोमियल एक्सपेंशन का, इससे कंपेयर कर लें जल्दी जल्दी रफ पे। अब अंदाज़ा हो रहा है, देखें n(x)3, तो सेकंड ऑप्शन आ गया। लेकिन अब सर ये 3 वाला, और अब अगर 3 वाला कोई और है जैसे थर्ड ऑप्शन है, वो इसलिए नहीं हो सकता कि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव पावर होती है वो नंबर ऑफ टर्म्स को फाइनाइट देती है, और लेकिन अजीबोगरीब पावर हो, माइनस पावर या अपॉन, तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देती है। समझ रहे हैं। तो अब उसका नतीजा ये होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब जैसे पहली और चौथी इसलिए नहीं हो सकती कि हमें वो 3x जो है वो सिरा है, कि अब n जो है उसमें 3 हो, तो 3 जहाँ पे पावर में होगा सिर्फ वही हो सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला, क्योंकि नेगेटिव पावर इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन देगी। होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ें भाई। उसके बाद है हमारी चैप्टर नंबर 8 फंक्शन एंड ग्राफ का चैप्टर। और ये तो बहुत आसान है, इसलिए कि एक्स स्क्वायर को देखते रहें मुख्तलिफ वैल्यूज़ रियल नंबर लेकर, जिससे ये अनडिफाइन हो जाएगा। वो बस एग्जिस्ट नहीं करेगा फंक्शन, लेकिन बाकी हर जगह एग्जिस्ट करेगा। तो अब x को 1 लें, -1 लें, 2 लें, +2 लें। अब गौर कर रहे हैं किसी से भी ये अनडिफाइन नहीं हो रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, यानी रूट भी आ रहा है, और कहीं आयोटा इमेजनरी या कोई इस तरह का अनडिफाइन नहीं आ रहा, इन्फिनिटी वगैरह। तो इसका मतलब है कि ये क़यामत से क़यामत तक रहेगा। समझे। क़यामत से क़यामत का मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी हद हो जाएगी इस फंक्शन की। उससे अगली एमसीक्यूज़ जो है उसके अंदर वो इन्वर्स, ये तो पूरा एक क्वेश्चन था बेटा अगर आप लोगों को याद हो 8.2 का। लेकिन इसकी शॉर्ट हैंड टेक्निक क्या होगी कि जल्दी जल्दी रफ स्टाइल से आप करके इसका इन्वर्स निकाल लें पहले, क्योंकि जब तक इन्वर्स नहीं निकालेंगे तो उसमें ये -14 पुट नहीं हो सकता, वरना ये रटना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल यही वाली एमसीक्यूज़ है। तो इसके स्टेप्स होते थे, अगर याद करें, फंक्शन जो होता था उसको हम, अब आसान फंक्शन दिया हुआ तो जल्दी हो जाएगा, उसमें वाई ले लेते थे हम, तो ये y इन टर्म्स ऑफ x ओरिजिनल फंक्शन। लेकिन अब इसको हम x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स करेंगे तो इन्वर्स होगा, समझे। रिवर्स से इन्वर्स। अब इसमें जो है जाके वीडियो भी आप मेरी सब देख सकते हैं, एक्सरसाइज की सबकी वीडियो भी अवेलेबल है एक्सरसाइज की अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अब ये y इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है। अब अगर माइनस ज़्यादा हो तो कोशिश किया करेंगे साइन को इन्वर्ट कर दें, ताकि माइनस कम और प्लस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि माइनस स्टूडेंट को परेशान करता है। ठीक है, तो इससे ही हमारा इन्वर्स आ गया, क्योंकि x को अब y से बदल देंगे और फिर y को x से रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें जल्दी से उन्होंने जो फरमाइश की हुई है चेक करें, यानी हमारे इन्वर्स आ गया। अब उन्होंने जो फरमाइश की है उसके वैल्यू रख दें। अब उन्होंने इन्वर्स एट -14 मांगा है, तो अब -14 बिस्मिल्लाह पढ़ के रख दें इसमें, और सिंप्लीफाई कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या आ रहा है। अब -14 आपने जल्दी से रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 14 + 1 15 अपॉन,
तो ये पूरा आपका जवाब कैंसिल होके जल्दी से आ गया 5 3 ज़ा 15, यानी 3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 और आंसर इज़ 3। तो ठंडी गर्म MCQs हैं। उसके बाद अब जो है चैप्टर 9 पूरा रिड्यूस है लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो अब चैप्टर 10 की MCQs हैं। जो चैप्टर रिड्यूस या जो एक्सरसाइज रिड्यूस उनकी MCQs भी नहीं आएंगी बोर्ड एग्ज़ाम में, इस चीज़ को सही से नोट रखें। अब चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का चैप्टर होता था। अगर आप याद करें तो एक फार्मूला होता था डबल एंगल आइडेंटिटी, बड़ा मशहूर हुआ था ये फार्मूला कॉस डबल एंगल का। इसके 3 फॉर्मेट होते थे अलग अलग। कॉस 2 थीटा का एक होता था, कॉस स्क्वायर थीटा -1 करके, एक 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा करके, सॉरी माइनस के साइन स्क्वायर है। फिर उसके बाद एक होता था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करके। डू यू रिमेंबर? ओके। अब अगर गौर करें तो इसमें हो ये रहा था कि हर थीटा का डबल हो रहा था एंगल, यानी थीटा का 2 थीटा, थीटा का 2 थीटा, यानी इसमें थीम ये बनी कि जो एंगल हो वो डबल हो जाता है। अब सवाल पे आ जाएं। सवाल पे गौर करें तो उसने ऑप्शन में हाफ एंगल दिए हुए सारे, θ/2 θ/2। इसका मतलब है कि सवाल हमारा थीटा डबल हो रहा है। तो अब ये तीनों ही सही बन रहे हैं क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मेट भी इसमें है, 1 - 2 साइन स्क्वायर वाला भी है और कॉस स्क्वायर। तो ऑल ऑफ दीज पे चला जाएगा मामला, क्योंकि ये, लेकिन इसको आप कहानी समझे, एंगल को डबल करने, लेकिन साइन 2 थीटा में और टेन 2 थीटा में दो दो फार्मूले नहीं होते, इसमें सिर्फ कॉस में ये फैसिलिटी है। उसके बाद वाला चैप्टर नंबर 11 का है। चैप्टर 10 में से एक MCQ आएंगी, 11 में से 2 आएंगी। 11 में 11.1 रिड्यूस है, बाकी एक्सरसाइज कायम है। ये तो एक्सरसाइज का सवाल है बच्चों वाला। अगर आपको R का मतलब पता हो, इन रेडियस, उसका फार्मूला रख दें। R1 R2 R3 रिस्पेक्टिव जो है ई रेडियाई हैं वो रख दें और सिंप्लीफाई करें जल्दी से। तो नीचे नोट करें तो हीरोज़ फार्मूले का स्क्वायर आ गया है, क्योंकि वो रूट में होता था हीरोज़ फार्मूला, जिसको हम कहते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट के बाहर आ जाएगा वो S माइनस A S माइनस B S माइनस C। नज़र आ रहा है? ओके। अब ये जो है नीचे हो गया डेल्टा स्क्वायर, तो कैंसिल होकर बचा डेल्टा स्क्वायर, यानी आखिरी ऑप्शन जो करीब में ही लिखा हुआ है, यानी डेल्टा स्क्वायर, लास्ट ऑप्शन नंबर 4। ओके जी। उसके बाद आगे बढ़ें। उसके बाद वाला जो है सवाल, ये भी चैप्टर नंबर 11 का है, मज़ेदार। इसमें अगर आपको याद हो एक कोसाइन लॉ होता था, साइन लॉ होता था, लॉस थे 11.2 में। इसमें कॉस 90 ज़ीरो होता है, ठीक है, इसलिए हमारा वो वाला हाथ कट गया कोसाइन लॉ का, जिसमें कॉस एंगल यानी कॉस गैमा आता था। अब लेकिन ध्यान रखें उन्होंने गैमा 90 दिया है, तो उसका वो वाला फॉर्मेट उठाएंगे जिसमें C और गैमा आता है, वरना इसके 3 फॉर्मेट थे कोसाइन लॉ के। ओके। अब कॉस 90 कट गया तो इसका मतलब इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगा। ये एक पाइथागोरस थ्योरम की शक्ल भी है। क्यों? क्योंकि वो ये बोलता था पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। याद आ गया? देखिए लिंक है पढ़ाइयों में बच्चों, तो समझ के करेंगे तो ठीक, वरना ये सारे दिमाग के ऊपर से जा रही हों MCQs या दिमाग में दर्द कर रही हों। इसके बाद जनाब आखिरी दो जो हैं वो चैप्टर नंबर 12 की हैं। 12 में भी 12.2 रिड्यूस हो गई, तो बाकी जो, और 12.5, तो जो 3 एक्सरसाइज बची हैं उससे रिलेटेड MCQs आएंगी। तो इसमें जो ऊपर वाली MCQs है वो तो है बहुत आसान, लेकिन मैं आपको ये रेंज और डोमेन की जो कहानी है, इसमें आपको पहले बेसिक्स पता हो कि साइन जो है -1 से 1 तक एग्जिस्ट करता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उसकी वैल्यू है -1 से 1 तक। अब देखना है कि ये -1 से 1 तक किस एंगल पर है, तो इसका मैं पेज नंबर रेफ़र कर रहा हूँ आपको बुक में। तो एक ही जगह पे आपको डोमेन और रेंज पूरा चैप्टर 12 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी मिल जाएगा और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का भी। ये आप देखिएगा पेज नंबर में आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक ही जगह पे आपको दोनों लिस्ट मिल जाएगी और इसमें कोई सा भी पूछ सकता है। एक ज़रूर आती है रेंज डोमेन की, ये देखें ये आ गया जनाब। अब इसको आप नोट करें तो ये बुक के अंदर मौजूद है चैप्टर 12 में रेंज और डोमेन। सही है जी। इसको आप रेफ़र करेंगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, साइन कॉस 10 सेक कॉसेक कॉट की 6 के 6 की। लेकिन ध्यान रखिएगा जो फंक्शन का रेंज होगी वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होगी। तो अब देखें -90 से 90 आ गया, क्योंकि -1 का साइन -90 एंगल बनता है
और +1 का साइन +90 एंगल बनता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया थर्ड ऑप्शन -π/2 से π/2 तक। आखिरी MCQs, यानी ये रेंज हो गई वैल्यू और डोमेन हो गया एंगल। लेकिन कभी जो है उल्टा करेगा इन्वर्स, तो वो जो रेंज है वो डोमेन कहलाएगी और डोमेन जो है वो रेंज। आखिरी जो है पीरियड, ये भी पूरा पूरा सवाल है अगर आप लोगों ने 12.1 की हो। अच्छा, इन्होंने जो 2-3 ऐसी दे दी ना, लग रहा है पूरा क्वेश्चन है। तो वो ज़रा एप्टीट्यूड की तैयारी भी करवा रहे हैं माशाल्लाह से दिल्ली वाले, क्योंकि एप्टीट्यूड में यही होती है ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक मिनट में, कि किस तरह टैकल करें सर इतने बड़े बड़े सवालों को। इसकी टेक्निक्स हैं, वो बस पकड़ें। पहली टेक्निक ये होती है कि आपको एक्स जो है ना वो एंगल है, उसके अलावा जो नज़र आ रहा है वो पकड़ लें। अब जैसे यहाँ पे 2πx था अपॉन 3, तो पाई 2 के साथ पाई और अपॉन 3 ले लें, एक्स को अलग कर दें। अब ये याद करें, रिकॉल करें कि साइन का और कॉस का पीरियड क्या होता है, ओरिजिनल और टेंजेंट और कॉट का। टेंजेंट और कॉट का होता था पाई, और साइन कॉस और सेक कॉसेक का होता था पाई, और 2π सॉरी। अब जो है ना गेम ये होती है इसमें कि जो ओरिजिनल पीरियड होता है ना वो उलट जाता है अगर वो आपके एंगल्स को डिस्टर्ब करता जाए। अब जैसे उसने यहाँ पे जो दिया हुआ है 2π/3 आ रहा है एक्स को साइलेंट करके, तो आप इसका उल्टा कर दें तो क्या आ जाएगा, और पाई पाई कट जाएगा उलटने में, क्योंकि ओरिजिनल पीरियड में भी तो पाई है ना बेटा। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 3/2 रेसिप्रोकल। इसी तरह कभी जो है कोई ऐसा वो पीरियड मांगे जिसमें पाई हो ही ना, तो उसमें वो पाई कटेगा नहीं, पाई के साथ आंसर आएगा। समझे भाई? जैसे एक मिसाल दे दी मैंने आपको कि वो अगर 3x दे देता, 4x दे देता, 2x दे देता एंगल, तो आप उस को रेसिप्रोकल करके पाई लगा देंगे। ठीक है जी। तो ये MCQs का मंजरनामा था, 20 MCQs प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी। अब हम देखते हैं मुख्तसर जायज़ा के सेक्शन BC में, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सैम्पल पेपर बहुत बेस्ट है ये, साथ में मॉडल पेपर भी रख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा मॉडल पेपर का भी लिंक डालने की। अब सेक्शन BC का मुख्तसर जायज़ा कि कौन से सवाल दिए हैं दिल्ली वालों ने, आसानी के लिए आपके लिए मैंने लेफ़्ट पे एक्सरसाइज नंबर उसके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिए हैं। सवाए एक क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन बुक के दिए दिल्ली वालों ने, तो जल्दी जल्दी मार्क कर दे जाएँ। मैं डबल टिक लगाऊंगा, उसका मतलब ये होगा। और बहुत दिए हैं दिल्ली वालों ने, यानी चॉइसेस, यानी एक तरह गैस पेपर बना दिए उन्होंने, टारगेट गैस पेपर। सर जवाब का भी मंगा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इम्पोर्टेंट पेपर बैलेंस चल रहा है कि नहीं। डबल टिक का मतलब होता जा रहा है कि ये इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट भी है और एक्सपेक्टेड भी है। नज़र आ रहा है जनाब आपको? तो ये एक्सपेक्टेड भी चल रहे हैं क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी चल रहे हैं, और मार्किंग भी चल रही है। सॉरी, ये चैप्टर नंबर 2 का था, मैंने उसमें 1 लिख दिया था भूल से। चैप्टर 1 में से एक शॉट आएगा, चैप्टर 2 में से 2 शॉट आएंगे, और मैं साथ में ये भी लिख दूंगा पेंसिल से साइड पे आपके लिए कि किस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा अच्छा करें कि उसके, वरना मैंने टारगेट गैस पेपर अपना JJC का अपलोड कर दिया है, आप उसको भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। अब इसमें जो है देखें, उसने सवाल दे दिया वैल्यूज़ का, हार्मिशियन 2.1, लेकिन ज़्यादा 2.4 इम्पॉर्टेंट है और 2.1 उसके बाद। सही है, 2.56 लॉन्ग में जाएगी। जैसे 2.4 का उन्होंने प्रूफ कर दिया, 2.4 में से बहुत से ज़्यादा चांस है कि एक प्रूफ वाला आएगा सवाल। उसके बाद जो है वो चैप्टर 3 का एक पार्ट आएगा सेक्शन B में। चैप्टर 2 में से लॉन्ग भी है, चैप्टर 3 में से लॉन्ग भी है। अभी पूरी एंड में समरी भी आ जाएगी इंशाल्लाह कि क्या क्या लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी। यानी सिर्फ जो है क्वेश्चन ही लिस्ट बन रही है, इसमें आपको बताया भी जा रहा है, इसलिए मेरी आवाज़ भी सुने आप लोग। सही है जनाब। तो ये चैप्टर नंबर 3 के एक्सपेक्टेड सवाल हैं। एक इन्होंने 3.4 में से दिया, एक 3.5 में से दिया, ये एक्सपेक्टेड है। सही है। ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर को कहते हैं। 3.45 बड़ी क्रूशियल है सेक्शन B के लिए। 4 चैप्टर एक नापसंदीदा चैप्टर था, और इसमें से शॉर्ट आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा जब से ये पेपर रिड्यूस का केस बना है और मॉडल पेपर में चेंज हुआ है पैटर्न। अच्छा, दिल्ली वालों ने एक
जर्क दिया है, लेकिन वो बोर्ड में नहीं होगा, वो मैं एंड में बताऊंगा आपको, बीच में ही बता सकता हूँ। ये मेरी आवाज़ भी सुन लें आप लोग काइंडली कि भाई इसमें कोई अच्छा जहाँ पे मैं अंडरलाइन या यूँ कर दूँ वो मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं है सवाल। सही है, जैसे ये वाला एक्सपेक्टेड नहीं है, सर्किल लगा दूंगा या अंडरलाइन कर दूंगा। आप अपने तौर पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो बिस्मिल्लाह। समझ रहे बात भाई? तो ये जो है 5.1 और 5.3 में मुकाबला ज़्यादा है, और मॉडल पेपर वालों ने 5.4 में से दिया है, तो बी अवेयर ज़रा। 5 में से लॉन्ग नहीं आएगा। 6 में 6.3 का ज़्यादा चांस है, और 6 पॉइंट यानी कॉम्बिनेशन का ज़्यादा चांस है, परम्यूटेशन का कम है। और देखें इन्होंने दिल्ली वालों ने भी इतने और लगा दिए कि 6.3 के 2 में और लगा दिए, तो इससे ऐसा लग रहा है कि 6.3 ही बोर्ड में आ जाएगी। लेकिन गॉड नोज़ बेटर, ये एक उम्मीदें चलती हैं, चाहे वो कॉलेज का टीचर हो चाहे मैं, अनलेस कि वो पेपर खुद ही बना रहा हो जो बता रहा हूँ। समझे? चैप्टर 7 का जो है 7.1 में से एक शॉर्ट आना ही आना है, यानी मैथमेटिकल इंडक्शन में से। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसमें डिविजिबिलिटी वाला भी आ सकता है, ख्याल रखिएगा। सही है। एक पार्ट ज़्यादा कर दिया दिल्ली वालों ने। बोर्ड एग्ज़ाम में 14 में से 10 करने होंगे, इन्होंने 15 में से 10 कर दिए हैं। और इन्होंने इस तरह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, क्योंकि चैप्टर 7 के 2 नहीं आएंगे, एक शॉर्ट आएगा। 10 करने हैं 14 में से, 15 में से नहीं करने हैं अब। सही है, ध्यान रहे इस चीज़ का। और लॉन्ग में जो है 7 में से 5 करने हैं, 8 में से 5 अब नहीं करने हैं। लेकिन दिल्ली वालों ने ये एक चीज़ की है, लेकिन ये बोर्ड में नहीं होगा। मैं बिल्कुल गारंटीड आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ, इसको फॉलो करें सर जवाद को। समझ गए जनाब? उसके बाद जो है ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं लाइन से, इसको मार्क करते जाएं जल्दी जल्दी। 7.3 का अच्छा, ये वैसे प्रैक्टिस के लिए सही है, नेगेटिव टर्म वाला सवाल। 7.1 पहले प्रैक्टिस करें, 7.3 लॉन्ग के लिए प्रैक्टिस करें। सही है। 6 चैप्टर में 6.4 लॉन्ग में ही जाएगी, शॉर्ट में से नहीं आ सकती, प्रोबेबिलिटी वाली। समझ गए? उसके बाद जनाब चैप्टर नंबर 10, इसका ये सवाल इन्होंने बदला है सिवाय एक, इसीलिए मैंने इसको ब्लू से अंडरलाइन किया हुआ है कि ये वाहिद सवाल दिल्ली पेपर का है जो बुक का नहीं है। बाकी वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू सारे सवाल बुक के चल रहे हैं, वो ब्लू से इसीलिए लिखे हुए हैं। लेकिन ये एक इसने चेंज किया है। प्रूफ का सवाल है लेकिन आसान है। अभी आपको इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा मैं आपको, देखिएगा कि सवाल को देख के नहीं छोड़ दिया करेंगे अरे बुक का नहीं है। लेकिन इन्होंने और लगाया है। अच्छा, ये एंगल को मत याद कीजिएगा कि एक्स वाई और थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, सिम्बल्स होते हैं एंगल के। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो है 10.4 और 10.3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 में 11.1 रिड्यूस हो गई है। 11 में 11.4 में से प्रूफ का एक सवाल ज़रूर आना है, पक्का करें। 11.2 का वर्ड प्रॉब्लम को साइन लॉ वाला ज़रूर आना है, पक्का करें। 11.3 उसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल की नंबरिंग है सीक्वेंस में। चैप्टर 12 का एक शॉर्ट आएगा ज़रूर, और चैप्टर 12 का एक लॉन्ग आएगा। ग्राफ का मशवरा है मेरा कि आप लोग ग्राफ अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा सेक्शन बी में। मशवरा है, मर्ज़ी आपकी, अनलेस के चॉइस अटक रही हो। 12.3 बची है, 12.2 वाला ग्राफ रिड्यूस हो गया है। सही है, ध्यान रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वैसे 12.4 है जिसका लॉन्ग आएगा। अब ये मैं दिखा रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 10 का वो सवाल जो बुक का नहीं है लेकिन मज़ेदार और छोटा सा सवाल है। इसमें क्या किया है उसने, प्रूफ का सवाल दिया है। बस आप सवाल को पकड़ें। सवाल को ये पकड़ा मैंने कि ये कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मेट बन रहा है, और ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मेट बन रहा है। बस अब दिमाग से या जेब से निकालें इन दोनों के फॉर्मूले जो हमने 10.1 में पढ़े थे। कॉस का पढ़ा था हमने, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस का फॉर्मूला इन्वर्ट हो जाता था प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। और साइन वाले फार्मूले में माइनस का माइनस ही रहता था, तो हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और माइनस का माइनस ही रहेगा, इसमें साइन इन्वर्ट नहीं होगा, माइनस ऑफ कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
बस अब फिटिंग करें अल्फ़ा बीटा की जगह एक्स वाई वाई एक्स करके एहतियात के साथ। तो ऊपर जो है वाई और एक्स है। अच्छा, उन्होंने ये भी धोखा थोड़ा दिया हुआ है कि वाई पहले लिखा हुआ है एक्स बाद में, कि स्टूडेंट उल्टा लिख दें और उससे फिर प्रूव नहीं होगा। एहतियात से वाई को एक्स अल्फ़ा की जगह लिखेंगे और एक्स को बीटा की जगह पे। समझ रहे हैं भाई? इससे ये हुआ कि ये अल्फ़ा बीटा की जगह आ गया और ब्रैकेट के अंदर हमने वो फार्मूला लिख दिया, क्योंकि बाहर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई में तरतीब रखिएगा कि पहले साइन वाले को लिखें फिर कॉस वाले को लिखें, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सेम सेम प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दिया। ठीक जा रहा हूँ भाई? ओके। अब इसमें गौर करें तो कॉस वाई कॉमन है, कॉमन के लिया सही है। ओके, फिर अब ब्रैकेट जो बचा मशहूर ज़माना, ये बन गया आपका मैट्रिक और फर्स्ट ईयर वाली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज़ 1, जिसको बच्चे याद करते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करके। लेकिन एक्स अगर सेम एंगल है तो वो सेम हो, वाई हो थीटा हो, सेम एंगल बस होना चाहिए। वो 1 हो गया। ये क्या हुआ? ये तो प्रूव हो गया यार। तो इससे क्या तय हुआ कि कभी भी सवाल की शक्ल देख के आप चॉइस में ना छोड़ें, क्योंकि कभी सवाल की शक्ल जो है वो तय नहीं करवाती, करके पता चलता है कि भाई गिव इट अ ट्राई। सही है जनाब। अब है सेक्शन सी का मंजरनामा। सेक्शन सी जो है, इसमें 7 क्वेश्चन होंगे, 5 करने होंगे और एंड में मैं लिख दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर डू और डाई बन जाएंगे। चैप्टर 2 में एक माइंडसेट चल रहा है आजकल कराची में, वो मत चलाइएगा कि गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन ज़रूर आएगा। इन्वर्स भी आ सकता है और वही चांस भी है, क्योंकि मॉडल पेपर में भी इन्वर्स आया हुआ है। यानी आप 2.5 और 2.6 दोनों को ज़रा नज़र करम करें। 3 चैप्टर में 3.1 और 6 में लॉन्ग के लिए मुकाबला है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल दिया है उन्होंने। उसके बाद जो है चैप्टर 4 इन्होंने लॉन्ग में दे दिया है दिल्ली वालों ने, आप इसको प्रैक्टिस बना लीजिएगा। चैप्टर 4 में से लॉन्ग नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। सेक्शन सी के लॉन्ग में एग्जाम्पल्स भी देखें 2 से 3 आ रही हैं। ये भी मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल को आप सेक्शन सी के लिए कुछ सिलेक्टिव, और मेरा अगर आप जो है टारगेट गैस पेपर देखेंगे उसमें पूरी लिस्ट मैंने एग्जाम्पल्स की भी इंपॉर्टेंट तरीन पूरे यानी तरीके से एक कॉम्प्रिहेंसिव निकाला है, वो देख लें। चैप्टर 4 का लॉन्ग नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो कर ले। 4.9 और 4.8 बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं से शुरू करें चैप्टर 4, क्योंकि चैप्टर 4 काफ़ी लेंदी भी था और परेशान भी कर गया बच्चों को। उसके बाद जो है जनाब चैप्टर नंबर 4 में से लॉन्ग आना है, लेकिन देखें रिव्यू एक्सरसाइज में जो दिया है ना वो एक्सरसाइज जैसा सवाल है, तो नो टेंशन, 4.9 एक्सरसाइज जैसा है। सेक्शन सी में चैप्टर 4 नहीं आएगा, चैप्टर 7 ज़रूर करें। चैप्टर 6 की 6.4 प्रोबेबिलिटी ज़रूर आएगी इसमें। सही है जनाब। और एक्सपेक्टेड सवाल भी चल रहे हैं, और का मतलब है प्रैक्टिस गैस पेपर चल रहा है। तो अब नोट करते जाएं भाई कि क्या मंज़र बना। अच्छा, चैप्टर नंबर 8 जो है उसका ग्राफ का सवाल, और 8 पॉइंट यानी 8.2 और 4 शफल भी हो सकता है। ये नहीं दिमाग बनाए कि ग्राफ वाले इधर आएगा वो उधर आएगा। इन्वर्स को भी वो सी में दे सकता है, ग्राफ को भी सी में दे सकता है। 8.4 में ग्राफ है। सही है, ग्राफ की प्रैक्टिस मैंने देखे 12 चैप्टर का ग्राफ मना किया है, 8 का नहीं। 8 के ग्राफ को करने की कोशिश करें, क्योंकि 8 के ग्राफ को अगर आपने छोड़ा तो सेक्शन सी का एक सवाल फंस सकता है। 7 चैप्टर में 7.3 बहुत क्रूशियल है, स्पेशली लास्ट के जो 4-5 सवाल हैं वो ज़रूर करें। चैप्टर 10 में इतने सारे चॉइस दे दिए दिल्ली वालों ने, नहीं होगा। लेकिन 10.34 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 में 11 में से लॉन्ग नहीं आएगा, 6 में से लॉन्ग आएगा। 12 में 12.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी के लिए, वो ज़रूर करें। सही है। प्रोबेबिलिटी में चैप्टर 6 में 6.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अब मैं समरी लिख रहा हूँ, ये डू और डाई के चैप्टर नंबर 2, 3, 6, 7, 8 एंड 10 अब ये ज़रूर कर लें। और 12 यानी इनमें से आप कोई से भी अगर 6 चैप्टर पक्के कर लें तो आप सेफ हो जाएंगे कि 6 में से 5 उठा लेंगे हम। लेकिन 5 ही चैप्टर किए तो रिस्की हो जाएगा कि 5 ऑफ 5 लॉन्ग उठाने हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड। एक अच्छा पेपर था, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दिया करें, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, और वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।